सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। कैसे हैं? सभी को नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आज सारे बच्चे आ जाओ बेटा। नंदिनी, आरती, हेलो एवरीवन। दुरुस्त हैं सभी बच्चे? आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ना शुरू करेंगे कंजंक्शंस की कुछ आगे की अनकही अनसुलझी प्यारी खूबसूरत बातें। मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी के लिए कुछ लिख रहा हूँ। चलिए, नहीं शैलेश, बिल्कुल ठीक है भाई। ये तो मैं ऐसे गर्दन को जा रहा था भाई। क्या गर्दन में मूंछ आ गई क्या? ऐसे ही जा रहा था बेटा गर्दन को। चलिए, आप इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को मेरे बच्चों ध्यान से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो इस बात पर ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना बस, ठीक है? जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक प्यारी सी बात समझ में आएगी। इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो लिखे हुए हमारे सामने दोनों के दोनों सेंटेंसेस हैं, ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में विरोधाभास बता रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं। तो सामान्य तरीके से अगर हम इसके नियम को समझने की कोशिश करें तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम कर रहे हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन को अगर हम सामान्य रूप से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन ही कहलाता है हमारे सामने। क्या चीज कहलाता है भाई? कॉन्ट्रडिक्शन ही हमारे सामने कहलाता है भाई, जिसे हम कहते हैं विरोध बताने वाला खूबसूरत सा क्या भाई? ठीक है, विरोध बताने वाला कोई भी शब्द। अब लिखे हुए दो वाक्य हमारे सामने ऊपर लिखे हुए हैं जिनके अंदर हम ऑल्दो का यूज देख रहे हैं, या फिर हम अगर कहें तो दो का यूज देख रहे हैं। ये भी दोनों वाक्यों में कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है। और ठीक इसी तरीके से हमारे लिखे हुए इन दो सेंटेंसेस के अंदर भी हमें बट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस बट की वजह से भी हम क्या देख रहे हैं बेटा? कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन है ना भाई? अब इस कॉन्ट्रडिक्शन ने हमें यह समझा दिया कि गुरुदेव अगर इन दोनों के बीच अपने आप में विरोध है, जब कॉन्ट्रडिक्शन बताने का ये काम कर रहे हैं दोनों के दोनों ढांचे, तो हमें ये समझ आता है कि सेंटेंस के अंदर दो या दो अगर लिखा हुआ है तो हम इसके साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बट को हटाकर या तो हम इसकी जगह कोमा लगा देते हैं या फिर येट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोमा लगा देते हैं या फिर येट लगा देते हैं। मेरी बात समझिए भाई, हाँ कि ना? तो ठीक इसी तरीके से हमें ये समझ में आता है कि अगर बट से लिखा हुआ कोई भी वाक्य है तो बट से लिखे हुए वाक्य के साथ ऑल दो या दो लगाने की हमें जरूरत नहीं है ना भाई? ऑल दो या फिर दो लगाने की जरूरत नहीं है। बात को कुछ समझ आई भाई? बताओ जरा ध्यान से, हाँ कि ना? अब इसी बात को हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ये तो हमें समझ में आ ही गया है ना कि हम इनके साथ ना तो बट का प्रयोग करते हैं ना स्टिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब हम बेटा नंदिनी पढ़ लो ना बेटा प्लीज। अब हम इनका थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि गहराई से ये कैसे काम करते हैं। देखो आज मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि ये जो बात हमारे सामने है ना, ये एक नहीं दो वाक्यों के बीच है। क्या है भाई? एक नहीं दो वाक्यों के बीच है, ठीक है भाई? अब दो वाक्यों के बीच है ना ये सारी की सारी बातचीत। तो अब दो वाक्यों को जोड़ने का हम काम करेंगे, एक एक करके बड़े ध्यान से समझना। तो यार आज हमारा बोर्ड ठीक से नहीं चल रहा है, लगता है ससुरा नाराज हो रहा है। कोई बात नहीं, सबको प्यार से हम समझा देंगे कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ गुस्ताखी नहीं चलेगी भाई, ठीक है? पढ़ने वाले बच्चों के साथ गुस्ताखी नहीं चलेगी भाई, ठीक है ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, कई सारी चीजें एक साथ मुझे बतानी है। देखो कितनी सारी लाइनें आप लोगों के लिए मार डाली हैं हमने, ठीक है भाई? ओके भाई, सारा बच्चा समझ रहा है भाई बातचीत को? जरा हमको बताइए तनिक, समझ रहा है? आवाज ठीक से आ रही है बेटा? आवाज ठीक से आ रही है बेटा? है ना? अब देखिए पहला वाक्य अगर हमारे सामने लिखा है दोस्तों, पहला वाक्य हमारे सामने अगर लिखा है तो इसी लिखे हुए वाक्य का परिणाम बताने के लिए मैंने क्या लिखा? परिणाम बताने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं सो का, हेंस का या फिर देयरफॉर का। जब भी हमें परिणाम बताना है, कोई भी बात हमारे सामने लिखी हुई है, समझ रहे हैं? कोई भी बात हमारे सामने लिखी हुई है, ठीक है ना? तो इसका मतलब रिजल्ट सामने आ गया, तो इसका मतलब भाई रीजन हम यहां पर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? रीजन यहां बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? है ना? ठीक है, ओके। अरे हाँ ना, ओके। अच्छा अगर इसी बात को उलट कर लिखने की कोशिश करें, अगर हमें रीजन यहां पर बताना है और रिजल्ट यहां पर हमें बताना है, तो इस बात को उलट कर हम लिख देंगे किसके साथ? हम लिख देंगे उलट कर इसको या तो बिकॉज के साथ या एज के साथ या फिर सिंस के साथ। किसके साथ? या तो बिकॉज के साथ या एज के साथ या फिर सिंस के साथ, है ना? कभी कभी हम फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंजंक्शन तो ये है ही। अरे हाँ ना, बात कुछ समझ आ रही है भाई? ठीक है, अब इन दोनों बातों के अर्थ को ध्यान से समझने की कोशिश हम एक वाक्य से कर देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा, ही इज नॉटी देयरफॉर नोबडी लाइक्स हिम। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़कर देखना, क्या लिखा है? वह शरारती है। इसका परिणाम क्या निकला? कोई उसे पसंद नहीं करता। मैंने क्या कहा? कोई भी उसे पसंद नहीं करता। समझ ले भाई, हाँ कि ना? अब अगर इन दोनों वाक्यों को पलटकर हम लिखने की कोशिश करें तो हम ये लिख सकते हैं कैसे? नोबडी लाइक्स हिम। कोई भी उसे पसंद नहीं करता। कारण क्या है? आप कहेंगे बिकॉज ही इज नॉटी। नॉटी को हम क्या कहते हैं भाई हिंदी में? नॉटी का मतलब होता है भाई शरारती। हमारी क्लास में कौन शरारती बच्चा है जरा बताओ?
जरा बताओ। हम्म हम्म अब ये तो हमारे सामने सीधी सीधी बात है, ठीक है ना, ये तो हमारे सामने बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब हमें यहां से एक दूसरी बात समझनी होगी कि सर अगर हमारे सामने लिखे हुए किसी भी कारण और परिणाम को, मेरे प्यारे से गुरुजी, अगर हमारे सामने लिखे हुए किसी भी कारण को या किसी भी परिणाम को अगर हम ऑपोजिट कर दें, क्या कहा, ऑपोजिट कर दें, यानी कि अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर कहीं भी बात में मैं आपके सामने यहाँ रिजल्ट नहीं बल्कि आपके सामने ऑपोजिट रिजल्ट बताने का काम करूं, क्या बताने का, ऑपोजिट रिजल्ट बताने का अगर मैं काम करूं, तो ऑपोजिट रिजल्ट बताने वाला कौन सा कंजंक्शन आप यूज करेंगे? तो दोस्त ऑपोजिट रिजल्ट बताने वाला कंजंक्शन हम यूज करेंगे क्या चीज, या तो यूज करेंगे क्या भाई बट, या फिर हम यूज करेंगे भाई स्टिल, या फिर हम यूज करेंगे क्या चीज, येट। ये शब्दों को ध्यान दीजिएगा भाई, ऑपोजिट बताने वाले अर्थ जो शब्द है हमारे सामने, ठीक है ना, या फिर मैंने कहा नेवरदीलेस, ठीक है ना, हिंदी क्या होती है, फिर भी, क्या अर्थ होता है हिंदी में इसका, फिर भी, या फिर इसकी हिंदी क्या निकल कर आती है, लेकिन, या फिर परंतु, ठीक है जी, लेकिन, या फिर इसकी हिंदी क्या निकलती है दोस्त, परंतु, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ना इसको गहराई से समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कहा ही इज रिच बट ही डज नॉट सीम हैप्पी, ठीक है, बड़े प्यार से समझना बेटा, जल्दबाजी किसी भी तरह की नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैंने कहा ही इज रिच सो ही इज हैप्पी, दोनों वाक्यों में एक फर्क समझ आएगा। बाबू पढ़ के देखना है, शैलेश, प्रीति, नंदिनी, सारे बच्चों को पढ़ के देखना है, पढ़ो, ध्यान से समझना। अब इस लिखी हुई बात में हमें क्या मीनिंग समझ आया मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सर वह इंसान अमीर है, इसका परिणाम क्या निकला, वह खुश है। आपको सर अमीर होने का सामान्यतः परिणाम यही होता है कि इंसान खुश होता है, समझ रहे हैं, अमीर होने का सामान्यतः यही परिणाम निकलता है कि वो इंसान खुश है। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि जो पहले वाक्य ने कहा दूसरा वाक्य उसका सापेक्ष परिणाम निकलता है, अपनी जगह सही होगी बात। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ गई बेटा, कर्मवीर चौरसिया मेरे भाई, समझ आ गई बातचीत, है ना। लेकिन अगर इस पहले वाक्य को अगर आप ध्यान से समझेंगे, कोई इंसान अमीर है लेकिन वह खुश नहीं दिखाई देता, आपको सर परिणाम तो है लेकिन वो परिणाम नहीं जो हमें इस वाक्य के अनुसार दिखता है। इसका मतलब वह इंसान अमीर है, ये एक बात कही गई है, लेकिन इसके बाद जो कहा गया लेकिन वह फिर भी अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं दिखाई देता, तो ये क्या है आपको सर, ये तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट है। जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर ध्यान से समझना, उसने मेहनत की वो सफल हो गया। आपको सर मेहनत करने के बाद सफल होना, ये हमारे सामने सिंगल डायरेक्शन केस है, यानी कि जो मेहनत की वो उसका रिजल्ट निकला, ये सिंगल डायरेक्शन है हमारे सामने, है ना। कोई भी मेहनत करेगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर वो इंसान सफल हो जाएगा। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं उसने मेहनत की फिर भी वह असफल रहा, तो आपको सर ये तो ऑपोजिट कैटेगरी का रिजल्ट हो गया। भाई उसने मेहनत की लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाया, तो परिणाम क्या होगा, विपरीत दिशा में आ गया। गॉट इट, है ना। अब मेरे बच्चों की बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अगर ऑपोजिट रिजल्ट की जगह अगर मैं आप सभी के सामने ऑपोजिट रीजन बताने की कोशिश करूं, तो ऑपोजिट रीजन बताने की कोशिश करूं, यानी कि जो रीजन होना चाहिए वो ना होकर कोई अन्य रीजन हम बताने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा भाई, कोई अन्य रीजन बताने की हम कोशिश करें तो क्या होगा दोस्त, तो आपको सर यहाँ तो मामला ही बदल जाएगा। अरे हाँ ना, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे किस चीज को, हम यूज करेंगे ऑल्दो को, हम यूज करेंगे किसको, दो को। इन शब्दों को ध्यान से देखना, ऑल्दो को यूज करेंगे, दो को यूज करेंगे, कभी कभी इसी की जगह हम वाइल का यूज कर लेते हैं, कभी कभी इसी के लिए हम हाउएवर का यूज करते हैं। मेरी बात समझे, इन सभी की हिंदी क्या निकलती है, इन सभी की हिंदी निकल कर आती है हालांकि, या फिर क्या निकल कर आती है हिंदी, यद्यपि, ठीक है बेटा, क्या हिंदी निकल कर आती है, हालांकि या फिर यद्यपि। मेरी बात समझे, अब एक उदाहरण से इस बात को समझने की समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा भाई, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह शरारती है। अब मैं अगर आपके सामने यही वाक्य ऐसे लिख दूं, मैंने कहा नोबडी लाइक्स हिम ऑल्दो ही हेल्प्स एवरीवन, अब आप क्या कहोगे सर, आप यही तो कहोगे सर जी कोई भी उसे पसंद नहीं करता, क्यों पसंद नहीं करता। मैं अगर इसका नेचुरल रीजन आपको बताऊंगा तो नेचुरल रीजन क्या होगा, नेचुरल रीजन यही होगा इसे कोई भी इसे इसलिए पसंद करता है, नहीं करता क्योंकि वह किसी की मदद ही नहीं करता, है ना। ये तो नेचुरल रीजन है, लेकिन ये विपरीत कारण हो जाएगा कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता हालांकि वह सभी की मदद करता है। ये कैसा कारण है जो बिल्कुल विपरीत है, कुछ समझ आ रही है मेरे बच्चों बातचीत, अरे है ना, ठीक है। अच्छा चलो, दो सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दो सवाल लिख रहा हूँ। मैंने कहा ही डिड नॉट गो देयर ब्लैंक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ही डिड नॉट गो देयर, ठीक है। आगे मैंने लिखा ब्लैंक इट वाज कंपलसरी, बताओ इसमें आप क्या फिट करेंगे, ठीक है, आपको इसमें फिट करना अपना आंसर ध्यान से, ठीक है ना। मैंने फिर से लिखा इट वाज कंपलसरी ही डिड नॉट गो देयर, दोनों को फिट करके दिखाओ भाई, दोनों को फिट करके दिखाओ फटाफट से। बनाना है बेटा, बनाना है, शाबाश, बिल्कुल आपने ठीक आंसर दिया। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया, ठीक है ना, वह वहां नहीं गया। सामान्य कारण क्या है, वह वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि जाना जरूरी नहीं था, लेकिन वहां जाना जरूरी था फिर भी वो वहां पर नहीं गया। तो आप कहोगे सर ये तो अपने आप में क्या हो गया, सर अपने आप में एक तरह का ऑपोजिट हो गया। अरे है ना, ऑपोजिट हो गया तो क्या हो गया, ऑपोजिट रीजन हो गया, तो यहां पर आप ऑल्दो लगा देंगे, हाँ कि ना। अगला सवाल है इट वाज कंपलसरी ही डिड नॉट गो देयर, ठीक है ना। आप कहोगे सर यहाँ पहले हमारे सामने क्या हो गया, सर हमारे सामने कारण हो गया, ऑपोजिट रिजल्ट सामने बताया है तो यहाँ हम बट लगा देंगे, बट नहीं लगाना है तो स्टिल लगा दो, येट लगा दो, नेवरदीलेस लगा दो, आपकी चॉइस कुछ भी लगा दो, समझ रहे भाई, हाँ कि ना, समझे भाई। अब दोस्तों आप इस चीज के बारे में एक छोटा सा और फर्क याद रख लेंगे, ठीक है ना। ऑल्दो और दो को लेकर अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब ऑल्दो की हम बात करते हैं तो ऑल्दो भाषा के फॉर्मल रूप में यूज होता है, और अगर दो की हम बात करते हैं तो भाषा के इनफॉर्मल रूप में यूज होता है। वैसे अगर हम कहें तो ये दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, इनका प्रयोग सेम ही होता है, ठीक है। सामान्यतः इन दोनों का प्रयोग सेम ही होता है, कहने के लिए दोनों बेचारे अलग अलग हैं। बात कुछ समझ में बेटा, तुषार भाई सारी पीडीएफ अपडेटेड है बाबू, ऐसे मत बोलो,
सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइडेड है भाई, ऐसे मत बोलो भाई पीडीएफ नहीं मिली आपको, ठीक है। अब ये बात हमें समझ में आ गई है दोस्त, तो ये सारे क्वेश्चन हम खटाखट बना देंगे आप लोगों के लिए। कैसे बना देंगे देखो मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले तो ओल्डो के साथ हमें यहाँ बट हटाकर सिर्फ एक छोटा सा कोमा लगाना है, ठीक है जी, है कि नहीं। दो के साथ हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप, ये बट हटाकर छोटा सा कोमा लगाना है। दो के साथ यहाँ कोमा बिल्कुल सही है सर, यहाँ पर लिखे हुए वाक्य में बट अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, बिल्कुल सही है ना। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। ऑल्दो द रोड वाज ब्रोकन येट ही ड्रोव रैशली, देखो हालांकि रोड टूटा हुआ था, ठीक है ना, फिर भी वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर येट भी अपने आप में सही है, अगर येट नहीं कोमा लगाना है तो कोमा भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती पति पत्नी नहीं लड़ाई करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओ मेरे बच्चों करेक्ट होगी बातचीत भाई। चलो ये भी आप लोगों को बात बेहद खूबसूरत तरीके से समझ आ गई है। मैं इसी बात की प्रैक्टिस जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई है, इसी बात की प्रैक्टिस थोड़ी और करवा देता हूं ताकि आपसे नहीं गलत ना हो किसी तरह से। कुछ और क्वेश्चन दे दूं बेटा, है ना। ही मिस्ड द ट्रेन ब्लैंक, ही मिस्ड द ट्रेन रीच ऑन टाइम। बड़े प्यार से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आई डिड नॉट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। बनाओ बनाओ बनाओ। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, जिसका व्यवहार बड़ा प्यारा होता है, प्रेम स्नेह जैसा भरा होता है, ठीक है। लो भाई मजाक मजाक में 9 सवाल आ गए तुम्हारे सामने। शाबाश। आइए मेरे भाई मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बेटा वोकैबुलरी सभी एग्जामिनेशन के लिए काम आती है बेटा, जो आपको बैच में प्रोवाइड की जा रही है पटेल साहब। सवाल को ध्यान से समझो बेटा। ही मिस द ट्रेन ही रीच्ड लेट। अब सवाल में क्या मतलब समझ में आया, उसने ट्रेन मिस कर दी, इसलिए उसने सोचा कि अब जल्दी जाने का क्या फायदा। समझे, उसने ट्रेन को मिस कर दिया, तो अब जब ट्रेन को मिस कर ही दिया है तो जल्दी जाने का क्या फायदा। परिणाम क्या निकला, वो देरी से पहुंचा। उसने ट्रेन मिस कर दी, हालांकि वह टाइम पर पहुंचा। अब आप कहोगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाला रिजल्ट है, अब कॉन्ट्राडिक्टरी वाला रिजल्ट है ना। तो अब यहां हम क्या कहने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे सर इस लिखे हुए वाक्य में तो हमें कहना होगा हालांकि, ठीक है, समझ रहे भाई। कोई इंसान टाइम से पहुंच गया, उसे उम्मीद थी कि ट्रेन पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। आई डिड नॉट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, आई वाज इल, ठीक है ना। ये तो आप कहोगे सर ये तो नेचुरल रीजन है, भाई बीमार है तो कोई पार्टी थोड़ी अटेंड करेगा, इसीलिए आप लोगों ने यहां क्या लगा दिया, बिकॉज लगा दिया। नेचुरल रीजन है, ये तो नेचुरल रीजन है, अरे हाँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, लिखा है आई डिड नॉट अटेंड हिज बर्थडे ब्लैंक, आई वाज फ्री, तो आप क्या कहोगे सर आप फ्री थे तो आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन आपने बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की, हालांकि आप फ्री थे, तो आप कहोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात कह दी। तो इसी के लिए हम क्या कहेंगे, है ना, ऑपोजिट हमारे सामने रीजन हो गया, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई, हाँ कि ना। ये भी अपने आप में मजेदार सवाल हो गया, ठीक है। ब्लैंक रिवाइज एवरीथिंग ही वाज अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सब कुछ रिवाइज किया फिर भी वो सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। ऑपोजिट रीजन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑपोजिट रीजन है। रिवाइज किया तो सारे आंसर बनाने चाहिए, ऑपोजिट रीजन है, रिवाइज सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा है, तो ये हमारे सामने जो बता रहा है क्या है, ऑपोजिट कैटेगरी का रीजन बता रहा है। क्या बता रहा है भाई, ऑपोजिट कैटेगरी का रीजन बता रहा है भाई, ठीक है दोस्त, है ना। हीना इज रूड ब्लैंक, आगे लिखा है हर ब्रदर इज मोडेस्ट। हीना तो जो है वो रूड है, जबकि उसका जो भाई है वो मोडेस्ट है ना। तो ये यहाँ एक बात, यहाँ दूसरी बात, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट बात है, तो आप यहाँ बट लगा लीजिए, आप चाहो तो यहाँ वेयरएज लगा लीजिए। वाइल और वेयरएज का दोनों का एक ही मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, दोनों का एक ही मतलब होता है जबकि, ठीक है भाई। बट का मतलब तो लेकिन किंतु परंतु होता है, आप सभी को पता ही है, अरे हाँ ना, बात समझे भाई, ठीक है जी। अरे प्यार से तो बोल दो हाँ। आप यहाँ पर हावेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगले सवाल पर अब दोस्तों क्वेश्चन 7, 8, 9 का आंसर मुझे आपसे चाहिए। 7, 8, 9 का आंसर आपसे मुझे चाहिए, जल्दी बताएं बेटा, फटाफट से बताओ बेटा। जीनल पटेल जल्दी से बताओ बेटा आंसर।
आइए भाई बनाते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं क्या है आंसर्स, आई विल नॉट टेल यू, ठीक है ना। मुझे आंसर्स पता है लेकिन मेरे को बताने आपको चाहिए, है ना। अगर मुझे आंसर्स पता है सो आई विल टेल यू, ये तो हमारा नेचुरल रिजल्ट हो गया। ऑपोजिट रिजल्ट बताना है तो आप बट लगा देंगे। मैं आंसर जानता हूं लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ये हमें क्या बता रहा है, ऑपोजिट कैटेगरी का रिजल्ट बता रहा है ना। ये हमें क्या बता रहा है, ऑपोजिट कैटेगरी का क्या बता, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमें क्या बता रहा है, नेचुरल रिजल्ट बता रहा है। N1 पूरा लिख देता हूं भाई आपके लिए, ये हमें नेचुरल रिजल्ट बता रहा है भाई, समझ भाई। आगे लिखा है ब्लैंक, आई नो द आंसर्स, आई विल नॉट टेल यू, ठीक है ना। अब अगर मान लो शुरुआत में ही हम यहां लिखने का काम करेंगे तो आप कहोगे सर यहां पर हमारे सामने ऑपोजिट कैटेगरी का रीजन हो गया। अब अगर ऑपोजिट कैटेगरी का रीजन हमारे सामने आ गया है तो ऑपोजिट कैटेगरी का रीजन, तो ऑपोजिट कैटेगरी का रीजन अगर हमें बताया जा रहा है तो दोस्तों ऑपोजिट कैटेगरी के रीजन के लिए ऑल्दो का हम प्रयोग करेंगे। और अगर ऑल्दो है तो ऑल्दो के लिए हम या तो कोमा लगा सकते हैं या फिर येट लगा सकते हैं, ठीक है जी। करेक्ट है, इजी हो गया बेटा भाई। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई भाई, ठीक है भाइयों। चलो बेटा यूसुफ भाई, अब आगे का तो भविष्य मुझे नहीं पता दोस्त, अभी का तो मैं आपको बता सकता हूँ। भविष्य बहुत बड़ा है, गहरा है, तो सारी चीजें तो मैं नहीं जानता बाबू, अगले महीने क्या आएगा क्या नहीं आएगा दोस्त, ठीक है भाई। चलो भाई अब हम थोड़ी सी बातों को आगे लेके चलते हैं। तो ऑल्दो और बट येट हाउएवर इनको लेकर एक उलझन आपको दी जाती है, मैं आपको समझा चुका हूं भाई। अब लिखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए इन सेंटेंसेस को पहले एक बार आप ध्यान से देखेंगे बेटा। आइए भाइयों क्वेश्चंस बनाते हैं फटाफट से। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। मैं अगर आप सभी के सामने एक पुरानी बात लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने कह रहा हूं नेवर ही सेड एनीथिंग, तो बेटा इस लिखे हुए वाक्य में, इस लिखे हुए वाक्य में आप क्या ठीक करेंगे बताइए जरा। इस लिखे हुए वाक्य में आप क्या ठीक करेंगे बताइए। तो आप लिखोगे सर जी इस लिखे हुए वाक्य में तो हमें समझ आता है सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब नेगेटिव वाली आ गई, तो हम यहाँ से ना सर जी इन्वर्जन करेंगे, और ये पार्शियल इन्वर्जन होने की वजह से नेवर के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, यही तो है। अरे हाँ ना। अब इन सभी लिखे हुए वाक्यों में ये हार्डली, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली क्या लिखा हुआ है, ये सारी की सारी में कुछ और नहीं है सर जी, ये अपने आप में नेगेटिव कैटेगरी की एडवर्ब ही है। अरे हाँ ना। अब नेगेटिव कैटेगरी की एडवर्ब है तो सर हम इसके साथ पार्शियल इन्वर्जन का नियम लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब हमें क्या समझ आएगा बच्चों, अगर मेरे सामने नेगेटिव एडवर्ब, जैसे मैंने हार्डली कहा, मैंने आपके सामने रेयरली कहा, मैंने आपके सामने बेयरली कहा, या फिर अगर मैं कहूँ स्केर्सली, तो ये सभी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं भाई, ठीक है भाई। अब इन सभी नेगेटिव एडवर्ब्स के ठीक बाद आपको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इन्वर्जन के नियम चलेंगे भाई। अरे हाँ ना। अब समस्या ये है दोस्तों, अब समस्या ये है कि यहाँ तो ये एक ही सेंटेंस लिखा है, अब अगर इसके साथ एक और सेंटेंस लिखा जाए तो हम इन दोनों सेंटेंसेस के बीच क्या कोई पेयर कंजंक्शन लगाएंगे, पेयर कंजंक्शन लगाएंगे, तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर हमें पेयर कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होगी, है क्यों, क्योंकि देखो समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ से यहाँ तक इस लिखे हुए वाक्य में हार्डली शी नोटिसेस मी, अब यहाँ से आपने नोटिस को बना दिया क्या नोटिस, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब आपने निकाली डज, अरे हाँ ना, हार्डली डज ही नोटिस मी, आगे यहाँ लिखा हुआ जो कोमा है क्या ये सही है। आप जानते हैं सर जी कोमा तो हम दो सेंटेंसेस के बीच तब लगाते हैं जब पहले वाक्य को बाद में, बाद वाले को पहले, यानी कि सेंटेंसेस को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं भाई, आप कहेंगे सर सेंटेंसेस को हम जब रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ रीऑर्गेनाइज तो हम कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में हमने क्या लिखा हुआ देखा है सर जी, है प्यार के पत्तों में हमने सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा हुआ देखा भाई, ये सभी की सभी बातें तो हमारे दिल में याद है। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, और इन्वर्जन के चक्कर में इसको पीछे थोड़ी भेज देंगे। इसीलिए मेरे बच्चों ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हम लोगों को, ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हम लोग कोमा का यूज नहीं कर पाते, इन दोनों को पेयर बनाने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, व्हेन की जरूरत पड़ती है। तो बाबू पहले लिखे हुए सेंटेंस में कैसे ठीक करेंगे, हार्डली, ये इन्वर्जन किया है हमने, है ना, हार्डली डज शी नोटिस मी, ठीक है ना, उसने मुझे, बस ये सोचो उसने मुझे देखा ही नहीं, इतनी देर में तो बातें करनी शुरू कर दी, कोमा का हटाकर यहाँ व्हेन लगाएंगे। अब थोड़ी सी आप मेरे लिए मेहनत कर दो भाई, क्वेश्चन 2, 3, 4 तीनों का जवाब आप मुझे खटाखट दे दीजिए भाई, तीनों क्वेश्चन के आंसर से एक बार मुझे खटाखट दे दीजिए भाई।
तीनों क्वेश्चन के आंसर से दीजिए प्लीज। तो बेटा अब अगर हम आंसर्स आपके साथ डिस्कस करें तो मजा ही आ जाएगा। स्केसली सर यहाँ पर हमें यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकालनी होगी गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से यहाँ हमने लिख दिया क्या, स्केसली डज नमन गेट हिज सैलरी, इस लिखे हुए कोमा को हटाकर यहाँ हम लगा देंगे क्या, व्हेन। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस पर हार्डली द मैनेजर स्टॉप देम, मैनेजर ने उन्हें रोका ही नहीं इतनी देर में तो वो गुस्सा हो गए। तो आप कहेंगे सर इन्वर्जन की वजह से यहाँ हम लिखेंगे क्या, मेन वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी जाएगी भाई, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से डिड। हार्डली डिड द मैनेजर स्टॉप देम, साहब इस लिखे हुए कोमा की वजह से आप यहाँ क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रियली माय फ्रेंड्स हैड कम टू मी, मतलब कभी कभी मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं, लेकिन आते हैं ना जब वो खूब एंजॉय करते हैं पुराने दिनों को। तो इन्वर्जन की वजह से यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हैड। ठीक है भाई, और इस लिखे हुए देन को हटाकर यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ हम लिखेंगे व्हेन। ठीक है, जब वो एंजॉय करते हैं पुराने दिनों को। ठीक होगी बात भाई। एक बार सभी बच्चे कमेंट्स में जरा एक्टिव हो जाएं फटाफट से, एक बार सभी बालक बालिका वधु जरा कमेंट सेक्शन पे एक्टिव हो जाएं भाई। आज कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं बच्चों के, या कमेंट्स में कोई इशू है। नो सूनर द थीफ सॉ द पुलिस कॉमा when then he started running। शाबाश। शाबाश। हाँ भाई, अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्या है ये प्यारी सी कहानी। मेरे बच्चों, अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं और मैं अगर आपके सामने कहता हूं, मैंने कहा शिखा इज टॉलर देन, मैं अगर आपको कहूं शिखा इज टॉलर देन ऋषभ, तो भाई इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या खूबसूरती है। आप कहना सर ऋषभ खूबसूरत है, नहीं ऋषभ खूबसूरत नहीं है, वो तो ऋषभ की गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, मैं जानता हूं ऋषभ को भाई। अब यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में शिखा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारे सामने देन एक कंजंक्शन है, ये हमारे सामने फिर से एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अब मेरे बच्चे, अगर इस बात के पीछे की कहानी को हम समझें तो हमें छोटी सी बात समझ आई। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में से मेरे प्यारे भाइयों मैं यहाँ से इस टॉलर में से ई आर को हटा दूं तो क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव डिग्री बन गई, आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव डिग्री बन गई। अब ये अगर पॉजिटिव डिग्री बन गई है तो यहाँ पर इस पॉजिटिव डिग्री की वजह से इस देन की भी जरूरत नहीं है, इस ऋषभ की जरूरत भी नहीं है। अरे है ना, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है भाई, ये सब अपने छुट्टी करके घर जाएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, इसका मतलब हमें ये समझ आया दोस्तों कि अगर हम इसे कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ईआर लगाना पड़ा, और इस कंपैरेटिव डिग्री को मदद करने कौन आया, देन, और उसके बाद फिर आप ऋषभ की बात यहाँ कर रहे थे। बात समझ आ रहा है ना। अगर जब बात करूँ तो मैं समझ आ रहा है, तो इस सवाल में भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। नेगेटिव के साथ सून लिखा था, सून एक टाइम बताने वाला शब्द है, यानी कि ये अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब हो गई, ईआर लगाने की वजह से ही ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो हमें यहाँ से तो पहले तो इसमें इन्वर्जन लिखना होगा, इन्वर्जन लिखने के लिए यहाँ हमें डिड लिखना पड़ा। ठीक है भाई, अब कंपैरेटिव डिग्री की मदद करने कौन साहब आएंगे, बताओ जरा तनिक हमको भैया। आप कहेंगे सर नेगेटिव डिग्री के, इस कंपैरेटिव डिग्री की मदद करने के लिए कोमा का प्रयोग हम नहीं कर सकते, व्हेन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, THEN का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमको मालूम है इश्क मासूम है, क्या चाहिएगा, क्या चाहिएगा, THAN चाहिएगा, है ना भैया। इनमें से किसी की भी हमको जरूरत ही नहीं है भाई, क्या चाहिएगा भाई, THAN चाहिएगा। अरे हाँ ना, एक थोड़ी सी बात यहाँ मैं बता देता हूँ, इस देन की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है या तो हिंदी में तब या हिंदी में होता है तो, ये मैं सिर्फ समय की जानकारी देता है, कायदे से ये बेचारा एडवर्ब ही होता है। THAN की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में कंजंक्शन है जो सपोर्ट करता है किसको, कंपैरेटिव डिग्री को। किसको सपोर्ट करता है दोस्त, कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है जी, अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा इस देन के बारे में और दो बातें समझ लीजिएगा। जब इस देन की हम बात करते हैं तो ये देन किसी भी लिखे हुए वाक्य में दो तरह काम करता है। पहला, ये अपने आप में ऑपोजिट होता है, किसका, ऑपोजिट ऑफ नाउ का, यानी कि जो अभी है वो तब में बदल गया, जो वर्तमान में वो भूतकाल में चला गया। इस देन का एक और मतलब निकल कर आता है, क्या भाई, इस देन का मतलब ये समझ में आता है, ये टाइम सीक्वेंस को बताने का काम करता है, जिसका हिंदी के अनुसार तो अर्थ निकलता तभी है, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार लेटर, बाद में। ठीक है भाई, समझ आ गई बातचीत भाई, है ना। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे मतलब पॉइंट्स है ना, इनको थोड़ा सा याद रखना, टक टक टक। ठीक है भाई, अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पर वापस आता हूं मेरे भाइयों। कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ आया भाई, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में नो सूनर पहले लिखा मिल जाए, नो लेटर पहले लिखा मिल जाए, नो क्विकर पहले लिखा हुआ मिल जाए, हम सभी को ध्यान से देखकर समझ में आ गया है कि कंपैरेटिव डिग्री है और ये नेगेटिव कैटेगरी की हमारे सामने एडवर्ब ही होती है, याद रखोगे भाई। अब इनके साथ हम लिखते हैं इन्वर्जन का पूरा परिवार, सभी को याद हो जाएगा भाई। अब इनके साथ पेयर बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, THAN का, कोमा का यूज नहीं, व्हेन का यूज नहीं, THEN का यूज नहीं। याद रह जाएगा दोस्त, है ना, याद रह जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना। और अगर इनकी पॉजिटिव डिग्री हम लेकर आए, जैसे मैंने कहा नो सून, नो क्विक, नो लेट, तो इन्वर्जन तो होगा ही, लेकिन फिर हम इसके साथ व्हेन का प्रयोग करेंगे। ऐसा सवाल आज तक किसी पेपर ने नहीं दिया है। ठीक है भाई।
चलिए भाई, एक भाई पूछा सर देन का यूज हम कहाँ करेंगे? आप इसको हिंदी में बोलोगे तभी समझ में आएगा। आप इसी को कहते हैं कि मैं पहले ऑफिस जाऊंगा उसके बाद कहीं और जाऊंगा। आई विल गो टू ऑफिस देन आई विल गो टू जिम। इस देन का मतलब टाइम का सीक्वेंस बता रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करो मेरे भाई। हाँ भाई, यहाँ तक की सारी कहानी रामलीला समझ आ गई भाई? बताओ, यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई भाई? चलो भाई, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर रहा हूँ। आई हैव नो अदर वर्क ब्लैंक, यहाँ फिलअप आपको भरना है। ठीक है जी, ओके, लगाओ अपनी तरफ से दिमाग। शी लेफ्ट अस विद नो अदर चॉइस। चलिए भाई बनाओ। फैमिली लिखा है, चलो दोबारा लिख देता हूँ भाई। अब इनके पीछे के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे से शिकारी भाइयों की एक सूचना आपको ध्यान से समझनी होगी भाई। क्या है कहानी? देखिए बच्चे, सेंटेंस के अंदर हम अदर देन का सीधा सीधा यूज करते हैं। अदर के साथ अगर कोई अन्य शब्द बीच में आ गया तो भी हम आगे देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ठीक इसी तरीके से अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में लिखा मिल जाए नोबडी, लिखा मिल जाए नथिंग, समझ रहे, नोबडी, या फिर क्या लिखा मिल जाए नथिंग, या फिर लिखा हुआ मिल जाए क्या चीज, नो वन, तो इसके साथ हम लोग एल्स लिखा हुआ हो या ना हो, लेकिन इसके साथ हम आगे हमेशा बट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चलो बेटा अपने आंसर बना दो। एक बार प्यार से तू बोल मेरे यार। बेटा आंसर बना दो एक बार। अब तो सीधे सीधे आंसर बनाने वाले क्वेश्चन पे ले आया हूं आप लोगों को। चलिए भाइयों, तो आंसर्स बन गए हैं सारे के सारे। नादानी तो नहीं हो पा रही है, गलती तो नहीं हो पा रही है। आई हैव नो अदर, चुपचाप से तुलना करने के लिए देन। सर यहाँ नो अदर चुपचाप से कंपैरिजन के लिए देन। अगर नथिंग के साथ एल्स लिखा है या नहीं लिखा है, हमेशा बट यूज करना है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब हमेशा क्या समझना है बेटा, मेरे पास कुछ और नहीं था इसके अलावा। ठीक है जी, ओके, ठीक है मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों समझ रहे भाई बातचीत को? चलो दोस्तों, थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है भाई। देखो, दो तरीके के हमारे प्यारे प्यारे शब्द हैं, डाउट और एक दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं डाउटलेस। दो तरह के शब्द हैं, एक जिसे हम कहते हैं डाउट और एक जिसे हम कहते हैं डाउटलेस। अब डाउट और डाउटलेस की दो सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं जिनके साथ हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। देखो, जब हम किसी चीज पर डाउट करते हैं बच्चों, जब हम किसी भी चीज पर डाउट करते हैं तो डाउट करने का मतलब क्या होता है? डाउट करने का मतलब हमें समझ में आता है कि हम किसी चीज को लेकर अनश्योर हैं। अनश्योर का मतलब है हम किसी चीज को नहीं जानते, हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करते, हम किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। ये सभी डाउट करने की बातें हैं। और डाउट जब भी किया जाता है तो हमारा दिमाग एक चॉइस क्रिएट करता है और इसी के लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं हमेशा वेदर। इस वेदर के साथ आगे वाक्य में और लिखा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, करेक्ट है बेटा। परवीन 10 मिनट और पढ़ लो, फिर आप आराम कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है ना, लगभग अब हमारा टॉपिक खत्म होने पे है। डाउटलेस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज पर ट्रस्ट करते हैं, किसी चीज को जानते हैं, किसी चीज पर बिलीव करते हैं, ऐसे मामले में कंजंक्शन आप सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी बातें बची हैं, टॉपिक लगभग खत्म हो गया परवीन भाई। लो भाई, 4-5 सवाल देता हूँ, फटाफट से बना दीजिएगा। चलो, 5 सवाल आपके सामने है। बस आज नरेशन कंप्लीट करते हैं बेटा हम। थोड़ी सी देर की बातें हैं, फिर समझ के खत्म करते हैं। अगर मैं श्योर हूं तो श्योर होने का मतलब पूरा यकीन है। अगर मैं अनसर्टेन हूं तो इसका मतलब मुझे डाउट है। डाउट के लिए हम वेदर का प्रयोग ही करते हैं। अगर शिखर विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब उसे डाउट है। अगर डाउट है तो डाउट की बात को हम वेदर के साथ बताते हैं। अब देखो, सवाल में मजेदार बात क्या है, डाउट के साथ लगा दिया है लेस, ठीक है ना, यहां लगा दिया है नेगेटिव नो। अब जब इस नो को हम इस लेस के साथ टकराएंगे तो ये लेस खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, हर किसी को इस बात पर शक है, और जब शक है तो क्या लगाएंगे, वेदर। ठीक है भाई, अगला सवाल, कोई भी विश्वास नहीं करता, तो इसका मतलब नॉट बिलीव कैटेगरी पर आ गया। इसी के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, वेदर। आखिरी के 2 सवाल आपके लिए बेहतरीन गूगली बोल थी भाई। ठीक है भाई,
ठीक है भाई, ठीक है भाई, बोल नहीं रहा है कोई बंदर। ठीक है, आखिरी दो सवाल बड़े अच्छे थे। अच्छा बच्चों, नरेशंस आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है मेरे भाइयों, मुझे मजबूर होकर इसके बारे में थोड़ा सा कहना पड़ेगा। नरेशंस नाम का एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, और नरेशंस में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, नरेशंस में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, यही लिख देता हूं आपके लिए, नरेशंस में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, क्या बोले हम, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं, तो मेरे बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें लिखे हुए सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को, इसको उठाकर बदलना होता है, और इसके नाम पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। इसके स्थान पर हमें एक प्यारी सी खूबसूरत सी कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये नरेशन नाम का जो टॉपिक हम अगर आपको पढ़ाते हैं ना, तब उसमें डिटेल में समझ आता है। मैं यहाँ कुछ नहीं कराऊंगा भाई, मैं सिर्फ यहाँ पर आपके सामने 3 सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, सोनू सेड आई एम लेट, इसको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलकर दिखाओ भाई, ठीक है। सीमा सेड टू हिम हाउ आर यू, ठीक है। इनको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे फटाफट से। द ओल्ड मैन सेड कैन आई सिट हियर, तीनों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलकर दिखाएं फटाफट से। तो तीनों का आंसर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं बेटा, हम क्या करेंगे पहले सेंटेंस का आंसर बनाने के लिए, ठीक है। सोनू सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट ही वाज लेट, खत्म हो गई बात। दूसरे सेंटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, सीमा टोल्ड, नहीं नहीं नहीं, आस्क्ड मी हाउ, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई वाज। सर तीसरे सेंटेंस का आंसर कैसे बनाएंगे, द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ ही कुड सिट देयर। अब देखो सारे के सारे लिखे हुए वाक्यों में मजेदार बात क्या थी जो समझने की थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के लिए हमने इन क्या किया, यहाँ पर पहले सेंटेंस में दैट, दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड खुद में ही कंजंक्शन बना दिया, और तीसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हटाकर हमने इफ का प्रयोग किया। समझे, समझे भाई, ठीक है। समझे भाई, क्योंकि नरेशंस नाम का टॉपिक जो होता है बेटा उसमें डिटेल में हम समझते हैं। चलो भाई आखिरी बात को समझाते हैं, फिर छुट्टी करेंगे दोस्तों। फिर कल हम आप लोगों के साथ नरेशंस की प्रैक्टिस करेंगे भाई, कल हम आप लोगों के साथ नरेशंस की प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है। कल तगड़े होकर रिवीजन करके आना, ताकि प्रैक्टिस में आप अच्छा काम कर सकें। अब भाई बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो भाई, कभी कभी हम लिखे हुए सेंटेंस, चलो पहले सीधा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सीधे रेडीमेड क्वेश्चन है साहब, ये सीधे के सीधे रेडीमेड क्वेश्चन है। कभी कभी हम किसी इंसान को सजेस्ट करते हैं, कभी कभी हम किसी इंसान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कभी किसी इंसान को हम क्या कर रहे होते हैं भाई, डिस्कस कर रहे होते हैं, कंसील कर रहे होते हैं। कंसील का मतलब होता है बेटा छिपाना, हाइड भी लिख देता हूं इसीलिए आपके लिए, कंसील कह दिया, हाइड कह दिया, ठीक है ना। किसी बात को अवॉइड करना इसको ओवरलुक, ठीक है ना जी, बात समझ रहे। ओवरलुक की जगह अगर हम कहें तो किसी को हम बात को अवहेलना करते हैं तो डिसरिगार्ड करना होता है, ठीक है भाई। अगर किसी बात को दोबारा से कहना है तो रीस्टेट। ऐसे हमारे कुछ प्यारे प्यारे शब्द हैं, इनके साथ अगर हमें इनसे पहले देखने को मिलता है कोई भी सब्जेक्ट, क्या कहा, कोई भी सब्जेक्ट, तो बाबू इनको जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं, इनको जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम जिस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस बात को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बात को कहने वाला पॉइंट हमें चाहिए होता है। यानी कि हम उस पॉइंट को, हम उस फैक्ट को समझे, सपोर्ट कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो अपने आप में कोई नया मुद्दा हो, इशू हो, ठीक है। और इसके बाद हम लगाने की कोशिश करते हैं दैट कंजंक्शन, ठीक है ना। और इसी का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी का आगे आने वाला पूरा का पूरा सेंटेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ सेंटेंस लिख देता हूँ बेटा, है ना, ठीक है ना। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये शब्द होता है। समझाऊंगा ये कैसे होता है। सेकंड सेंटेंस में मी कैसे है बेटा, नरेशंस पढ़ाएंगे ना भाई, नरेशंस आपको जब पढ़ाते हैं तब आपको ये समझाया जाता है कि इस यू को जब हम चेंज करते हैं इस हिम के अनुसार। अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, ओ माय गॉड, हम भी बहुत गलत कर दिया है तुम्हारे साथ दोस्त, हमको माफी दे दो ठाकुर। यहाँ हमारे सामने हिम लिखा था, इस हिम की वजह से हम लोगों ने ही कर दिया, माफी दे दो भैया, माफी दे दो, हमसे गलती हो गया भाई, हम किसी के प्यार में अंधा हो गया है, लगता है हम किसी के प्यार में अंधा हो गया है ना। सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो सवाल में कैसे इसको समझना है। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इस लिखे हुए वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, द पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये लिखा हुआ पूरा का पूरा वाक्य है, और ये कंजंक्शन हो गया है जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है, ठीक है जी। ओके भाई, ओके भाई, हम्म, ठीक है भाइयों। तो यहां पर लगभग आपकी सारी सारी बातें जो है वो फिनिश हो गई हैं भाई, ठीक है भाई।
तो ये हमारा एक पॉइंट बचा था बेटा। अब हमारा यहाँ तक नरेशन जो हो गया भाई मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम आपके साथ मिलकर जो अगली क्लास पढ़ने का काम करेंगे साहब, ठीक है, अगली क्लास जो हम आपके साथ मिलकर पढ़ने का काम करेंगे, अगली क्लास में बाबू हम कंजंक्शंस की करेंगे भिंगा चिका, यानी कि पी रैक्टिस। क्या करेंगे? पी रैक्टिस। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है, नाराजगी नहीं चाहिए बिल्कुल भी भाई, ठीक है जी। हर एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम आएंगी भाई, काम आपके, पढ़ के आइएगा दोस्त, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, टेक केयर। डिसरिगार्ड का मतलब होता है, अरे रिगार्ड का मतलब इज्जत देना, डिसरिगार्ड का मतलब अपमान करना, ठीक है। रिगार्ड का मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान देना, डिसरिगार्ड का मतलब लापरवाही दिखाना, ठीक है भाई। चलिए बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।